Hello everyone, this is Dr. Ranjana. Today we are going to discuss some mathematical properties of arithmetic mean. In our previous video we have discussed the direct method and the shortcut method to calculate the arithmetic mean for both individual series and for grouped series, ungrouped or grouped data. So let us consider the mathematical properties of arithmetic mean in this series. What are the mathematical properties of arithmetic mean? The first property is, it is very important, the sum of the deviations of the observations from the arithmetic mean is always zero. इसका क्या मतलब है? सम ऑफ द डेविएशंस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, आपने जो शॉर्टकट मेथड पढ़ा था उसमें एक डी वैल्यू आपने कैलकुलेट की थी, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, हमने ये पढ़ा था, ए हमारा यहाँ अज्यूम्ड मीन था। लेकिन अगर इस डेविएशन को हम ए की बजाय एक्स बार लेकर काम करें, मतलब कहने का मतलब है जो हम अज्यूम्ड मीन मान रहे हैं और वो सपोज करिए वही एक्स बार हो, तो जो डी है एक्स माइनस ए यानी एक्स माइनस एक्स बार, ए की जगह एक्स बार हमने लिखा है, तो इसका जो हम सम निकालते हैं, समीशन निकालते हैं, वो जीरो के इक्वलेंट होता है। समझ गए? यानी सम ऑफ ऑल द डेविएशंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन, अगर ए की जगह अर्थमेटिक मीन हो, यानी जो डी हमने निकाला था एक्स माइनस ए, वो अगर एक्स माइनस एक्स बार हो और उन सब का हम सम निकालें, यानी समीशन डी तब हम कैलकुलेट करें, तो उसकी वैल्यू हमेशा ज़ीरो आती है। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर समीशन डी आपका ज़ीरो आ रहा है तो जो आपने ए लिया है वही आपका आंसर होगा। समझ गए? इस प्रॉपर्टी में जो भी हम लिख रहे हैं वो क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि जब हम शॉर्टकट मेथड लगाते हैं और हम डी को कैलकुलेट करते हैं और जब समीशन डी रखते हैं अपने फॉर्मूला में, तो जब समीशन डी की वैल्यू जीरो आए, अगर कुछ वैल्यू आ रही है इसका मतलब आपने जो अज्यूम्ड मीन लिया है वो एग्जैक्ट मीन नहीं है, लेकिन अगर वो वैल्यू जीरो आ गई समीशन डी, तो आप समझ जाइए कि जो आपने डेविएशन लिया है वो मीन के अबाउट लिया है, क्योंकि ये इसकी प्रॉपर्टी है, समीशन एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू ऑलवेज जीरो। राइट, नेक्स्ट, द सम ऑफ द स्क्वायर्ड डेविएशन, अगर आप जो भी डेविएशन ले रहे हैं मीन के अबाउट और उनका स्क्वायर कर दें और उसके बाद सम कर दें, द सम ऑफ द स्क्वायर्ड डेविएशन, स्क्वायर्ड डेविएशन किसका? ऑब्जर्वेशन का, किसके अबाउट? मीन के अबाउट, वो हमेशा सबसे कम होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, कई बार नेट के एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें याद होने चाहिए, हमें पता होना चाहिए। हम अर्थमेटिक मीन हर कोई कैलकुलेट कर लेता है, सबको पता है कि शॉर्टकट कैसे लगाना है, एक बार दो पढ़ने से सब कुछ आ जाता है, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझ में नहीं आते हैं और वो कभी याद नहीं रहते, तो उन्हें याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में इसी तरीके के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो आपको जो क्वेश्चन यहाँ पुटअप हो सकता है वो ये हो सकता है कि द सम ऑफ द स्क्वायर्ड डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द मीन इज मिनिमम और मैक्सिमम, तो इट शुड ऑलवेज बी मिनिमम, ये वैल्यू हमेशा सबसे छोटी होती है। ठीक है, समीशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर मतलब जो डेविएशंस आपने निकाले उनके स्क्वायर्स को अगर कर दिया जाए और उनका सम निकाला जाए, वो तो वो वैल्यू जो है वो मिनिमम होती है। ठीक है, और जो तीसरी प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उस पर हम कुछ एग्जाम्पल्स भी डिस्कस करने वाले हैं। द अर्थमेटिक मीन्स, ध्यान से देखिए, द अर्थमेटिक मीन्स ऑफ सेवरल सेट्स ऑफ डेटा मतलब यू हैव अ डिफरेंट डेटा सेट्स मे बी कंबाइंड, उन सबको कंबाइन कर सकते हैं इनटू अ सिंगल अर्थमेटिक मीन। द अर्थमेटिक मीन्स ऑफ सेवरल सेट्स ऑफ डेटा, वी हैव अ लॉट्स ऑफ डेटा, सेवरल सेट्स ऑफ डेटा, और उन सबसे हमने अर्थमेटिक मीन्स कैलकुलेट कर लिए, तो वो उसको हम बोल सकते हैं दैट शुड बी कंबाइंड इनटू अ सिंगल अर्थमेटिक मीन, यानी उन सारी सीरीज का भी एक कंबाइंड अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर हमारे पास 5 क्लासेस हैं और उन 5 क्लासेस के डिफरेंट क्लासेस के जो एवरेज हैं वो हमें पता है, मार्क्स के या कोई भी हमने कैलकुलेट किया है, तो फिर हम पूरी पांचों को अगर हम ऑब्जर्वेशंस को उनके मिला दें या पांचों क्लासेस को मिला दें तो उसका कंबाइंड मीन क्या होगा? तो वो बहुत ही आसान है। अगर हमें इंडिविजुअल सीरीज़ के मीन पता है तो कंबाइंड मीन निकालना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें इंडिविजुअल सीरीज़ या इंडिविजुअल डेटा सेट के मीन पता है, अब हमें ऑब्जर्वेशन नहीं पता है, तो हम किस तरीके से हम उसको कैलकुलेट करेंगे ये आपको बताएंगे। तो कुछ फॉर्मूला है उसके लिए, मैं आपको पहले फॉर्मूला डिस्क्राइब करती हूँ, उसके बाद
उसका एक एग्जाम्पल। फॉर्मूला डिस्क्रिप्शन बहुत ज़रूरी है, कभी भी एग्जाम्स में या कभी आपको लिखने के लिए आए तो प्लीज़ उसको उसके पूरे डिस्क्रिप्शंस के साथ ही लिखें, तभी क्लियर होता है कोई भी फॉर्मूला। तो फॉर 2 सेट्स ऑफ डेटा, अभी पहले हम 2 सेट्स ऑफ डेटा के लिए पढ़ रहे हैं। एक सेट के लिए तो आप निकाल चुके हैं लास्ट वीडियोज़ में, अब हम 2 सेट्स ऑफ डेटा के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आपके पास 2 सेट्स हैं डेटा के, आपके पास 2 सेट्स हैं 1 और 2, और इसका भी मीन आपको पता है और इसका भी मीन आपको पता है। अब मैं कहूँ कि इन दोनों डेटा सेट को मर्ज कर दीजिए, तो क्या कंबाइंड मीन निकाल सकते हैं हम पूरे डेटा सेट का, जब हमें उन दोनों के मीन इंडिविजुअली पता हो? तो बिल्कुल निकाल सकते हैं, बिकॉज दिस इज द फॉर्मूला। देखिए x बार 1 2, x बार 1 2 का क्या मतलब है? x बार 1 2 का मतलब है कंबाइंड मीन ऑफ 1 and 2 सीरीज। नोटेशन पे ध्यान दीजिए बिल्कुल। x बार 1 2 का मतलब है दिस इज द कंबाइंड मीन ऑफ 1 and 2 सीरीज। हेयर n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार, दो ही डेटा सेट हैं इसीलिए यहाँ पे दो ही टर्म आएंगे। n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। तो अब इस फॉर्मूला को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी मैं। x1 बार 2 द कंबाइंड मीन ऑफ 2 सेट्स ऑफ डेटा, जो मैंने आपको बताया। अब x1 बार क्या है? दो सीरीज हैं तो दोनों के अर्थमेटिक मीन भी होंगे, तो एक का x1 बार है और दूसरे का x2 बार है, ठीक है। n1 n2 क्या है? पहले वाले डेटा में कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है और n2 दूसरे वाले डेटा में कितने ऑब्जर्वेशन है। तो बिल्कुल तैयार है आपका फॉर्मूला कि पहले वाले डेटा सेट में कितने ऑब्जर्वेशन इनटू उसका मीन प्लस दूसरे वाले सेट में कितने ऑब्जर्वेशन इनटू उसका मीन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ द फर्स्ट सीरीज प्लस सेकेंड सीरीज। इस तरीके से आप कंबाइंड मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको इंडिविजुअल सीरीज का एवरेज पता हो तो हमें ऑब्जर्वेशन की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें रॉ डेटा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने इंडिविजुअल सीरीज़ के मीन निकाल रखे हैं तो, ठीक है। तो इसी तरीके से इस फॉर्मूले को हम एक्सटेंड कर सकते हैं फॉर नंबर ऑफ सेट्स, फॉर नंबर ऑफ सेट्स यानी मोर देन 2 सेट्स। 2 से ज़्यादा सेट्स हैं, अब 3 है तो यहाँ तक स्टॉप करेंगे, 4 है तो और आगे, और इसी तरीके से ये सेट आगे बढ़ता जाएगा और हम उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो दिस इज द कंबाइंड अर्थमेटिक मीन ऑफ द डेटा, ठीक है। एक छोटा सा एग्जाम्पल और हमने यहाँ लिया है, उसे समझते हैं। देयर आर 2 ब्रांचेज ऑफ अ कंपनी एम्प्लॉइंग 100 and 80 एम्प्लॉयज रिस्पेक्टिवली। 2 ब्रांचेज हैं किसी कंपनी की और उसमें 100 और 80 एम्प्लॉय काम करते हैं रिस्पेक्टिवली। पहली में 100 है, दूसरे में 80 है। इफ अर्थमेटिक मीन ऑफ द मंथली सैलरीज पेड बाय द 2 ब्रांचेज आर रुपीज 4570 एंड 6750 रुपीज रिस्पेक्टिवली, यानी अर्थमेटिक मीन हमें उनकी मंथली सैलरीज का दिया हुआ है 100 जिसमें एम्प्लॉयज़ हैं उस कंपनी का दिया है 4570 और जिसमें 80 एम्प्लॉयज़ हैं उस कंपनी का दिया है 6750। ये अर्थमेटिक मीन दिया है, यानी ये x1 बार दिया है, ये x2 बार दिया है, ये n1 दिया है, ये n2 दिया है। क्लियर है इतनी बात? कोई भी क्वेश्चन हम करें तो पहले हम उसे जब रीड करें तो अभी हमें पता हो जाना चाहिए कि वो जो डिस्क्रिप्शन है वो क्या क्या है। ये n1 है, ये n2 है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉर फर्स्ट कंपनी एंड सेकेंड कंपनी। दिस इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ मंथली सैलरीज, तो ये x1 बार हो गया, ये x2 बार हो गया। नाउ क्वेश्चन इज फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ द सैलरीड ऑफ द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी एज अ होल। एज अ होल का मतलब हमने क्या किया, पूरी 2 कंपनीज को मर्ज कर दिया है। तो मर्ज करने के बाद जो कंबाइंड मीन है वो आपको बताना है। तो पहले हमने यहाँ पे जो भी हमें नोन वैल्यूज़ हैं वो लिख लिए, उसके बाद हमने यहाँ फॉर्मूला लिख लिया x बार 1 2 इज इक्वल टू n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। यहाँ n1 की वैल्यू इंटू x1 बार की वैल्यू प्लस n2 की वैल्यू x2 बार की वैल्यू डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। पहले इसको सॉल्व करिए, मल्टीप्लाई करिए, प्लस इसको सॉल्व करिए मल्टीप्लाई करके, इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस कर दीजिए और नीचे 100 प्लस 80 मतलब 180 से डिवाइड कर दीजिए। देन यू विल फाइंड द कंबाइंड मीन ऑफ द 2 companies employees for the monthly salaries paid, ठीक है। तो इस तरीके से हम कंबाइंड मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है कंबाइंड मीन कैलकुलेट करना, और इसका एक एग्जांपल हम आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। और कई बार क्या होता है, हमें जैसे इसमें कंबाइंड मीन पता हो और हमें इंडिविजुअल सीरीज़, किसी भी एक इंडिविजुअल सीरीज़ का मीन नहीं पता हो तो वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जनरली अर्थमेटिक जो रूल होते हैं उससे कि अगर 3 वेरिएबल हैं, 2 पता है, तो एक वेरिएबल को कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई और सब्सटीट्यूशंस, इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। तो एक जो क्वेश्चन है वो हम एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे और उसको आपको कैलकुलेट करके उसका आंसर हमें बताना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कंबाइंड मीन भी कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से अगर आपको इंडिविजुअल सीरीज़ का अर्थमेटिक मीन पता है
तो अभी हमारे आज के वीडियो में हम नहीं पढ़ेंगे, और नेक्स्ट वीडियो जो होगा हमारा उसमें हम वेटेड अर्थमेटिक मीन के बारे में डिस्कस करेंगे। वेटेड अर्थमेटिक मीन को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, वेट्स क्या होते हैं, क्यों असाइन किए जाते हैं और इसकी क्या ज़रूरत होती है। ठीक है, तो आज हमारे वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम लोग वेटेड अर्थमेटिक मीन को पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।